Ma'am, Shrikant sir, Naman, Laksh, and other team members, and future of the country who is sitting in this hall. First of all, let me tell you very honestly that I would not speak in English. I cannot speak a language which is not scientific at all. I never understood my whole life that if P is not to be pronounced, then why psychology has a P? Spelling doesn't need a P. Anyways, I just started speaking something in English because the host was speaking in English. I could get a bit. Rest I was just nodding that, yeah, समझ में आ रहा है थोड़ा सा. But I started in English for just one reason, because I just want to tell you, यहीं से शुरू करते हैं बात. मैं सोचता हिंदी में हूँ, इसलिए बोलता हिंदी में हूँ. मैं महसूस हिंदी में करता हूँ, इसलिए बोलता हिंदी में हूँ. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ही अपनी भाषा पे गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा. मेरा देश, और आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ साहब कि क्या होता है. मैम, हमारे देश में चीनी बोली नहीं जाती लेकिन खाई जाती. अरबी जितनी बोली नहीं जाती उतनी खाई जाती. अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उससे ज्यादा पी जाती है. और हिंदी की महानता का तो कोई अंत ही नहीं है. कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा, उसे सिर्फ इतना सा कह दो हिंदी में समझाऊं क्या, उसे सारी बातें समझ में आ जाती है. एंड अदरवाइज ऑल्सो आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज लाइक माई वाइफ. I love it, but I don't have control over it. So I always speak in. मुझे नहीं मालूम मुझे कितनी देर बोलना है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि बिजनेस कॉन्क्लेव में मेरा क्या काम है अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है. इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है थोड़ा सा. मैं अब तक पूछ रहा था पूरे, मतलब जब एयरपोर्ट पे उतरा, मैं करने क्या जा रहा हूं मुझे बताओ. आप तो बस बोलो. और मैंने कहा बोलो क्या, वो भी एसआरसीसी में जाके, जहां आप 99% कटआउट वाले लोग जहां बैठे हो, उनके बीच में क्या बोलूं मैं कि सुदामा टी की चाय कैसी है. मतलब मुझे पता तो चले कि बिजनेस कॉन्क्लेव में मुझे करना क्या है. आई थिंक आई एम द मोस्ट मिसफिट स्पीकर ऑफ दिस कॉन्क्लेव, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन बिजनेस कॉन्क्लेव में मुझसे ज्यादा फिट भी कोई नहीं हो सकता बोलने के लिए, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूं. तो वी आर तो बॉर्न एमबीएस. Marwari business administration, we have it, but there's another thing also. किसी ने किसी से पूछा कि क्या कर रहे हो, बोले बीबीए. पर बोले तुम तो साइंस में थे, बोले बीवी की बाहों में आराम कर रहा हूं, दैट इज बीबीए. डिग्रीज के वर्ड बदल जाते हैं. खैर, जस्ट टू कनेक्ट विथ यू अ बिट, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर जवाब दूंगा. मुझे नहीं मालूम मुझे बातचीत कहां से शुरू करनी चाहिए और आपको कहां तक ले जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो मोबाइल बंद कर दीजिए आप लोग, तो मैं बातचीत शुरू करूं. आप लोग जिंदगी का आनंद ही नहीं ले रहे हैं. यू आर जस्ट लूजिंग दिस मोमेंट. यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, यू आर नॉट हैविंग इट. और इसे एंजॉय कीजिए. यह समय दोबारा वापस नहीं आएगा. शैलेश लोढ़ा पता नहीं एसआरसीसी में वापस कब आएगा. इस रिकॉर्डिंग करने में लग जाएंगे तो ना आपने ये देखा ना वो देखा.
आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे और बाद में पुरानी यादों को एल्बम में देख के कोई नहीं देखता है। इसलिए पहली बात यहीं से शुरू करते हैं। आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे ही, क्योंकि आप एसआरसीसी से निकलेंगे, आप बहुत कुछ करेंगे, शादी भी करेंगे, आपके बच्चे भी होंगे। अपने बच्चों को वो मत कहना जो बच्चों की तरह हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं। पहली चीज, अभी पढ़ाई कर लो, बाद में मजे ही मजे हैं। ये मत कहना। ये मैंने सारी जिंदगी सुना और मजे का टाइम अभी तक नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है, जो मैं कहना चाहता हूं, जिस क्षण में आप रहते हैं उस क्षण का आनंद लेना सीखिए, महसूस कीजिए उसे। क्योंकि जहां हम होते हैं वहां हम नहीं होते, और जहां आप होते हैं वहां होना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आदमी का शरीर सिर्फ रिजल्ट है, जो कुछ है वो जहन है, और उस जहन से आप वहां रहिए जहां आप हैं, तो आप महसूस करेंगे चीजों को। हवाओं को महसूस कीजिए, आपको इस चारों तरफ की फिजाओं से मोहब्बत होने लगेगी। खुशबुओं को महसूस कीजिए आप, तो आप सोचेंगे कि मुझे फूलों के बीच में रहना चाहिए। कलकल की आवाज को महसूस कीजिए, तो नदी के किनारे जाके बैठ जाएंगे, तो क्षण में रहिए, वो बहुत जरूरी है। हमें सारी जिंदगी ये सिखाया गया कि जो क्षण में है वो मत करो, बस फिर कर लेना मजा, फिर कब करेंगे। ये तो सब, ये मत कहना कभी। दूसरा, ये मत कहना तुम जब मां बाप बनोगे ना तब पता चलेगा। जिंदगी भर हम हिपोक्रेसी में जीते रहे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें करना चाहूंगा, मैम, हो सकता है कि मैं मिसफिट स्पीकर इसलिए हूं कि मैं वो बातें करूंगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैं करूंगा, और वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं कॉमर्स में तो आपको कुछ बता नहीं सकता, बिजनेस में तो आपको कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जिंदगी जरूर बता सकता हूं। मैं गांव से निकला हुआ लड़का हूं। सपने सच होते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको सिर्फ इतना सा देना चाहता हूं। जब हम चाय पी रहे थे अंदर बैठ के, मेरे जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो सपना देखना तो बहुत दूर की चीज है, मतलब सोच में भी नहीं आ सकता था कि एसआरसीसी में कभी एडमिशन हो जाए। पहली बात तो माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि दिल्ली पढ़ने के लिए भेजें। दूसरी बात, हमारी पढ़ाई में इतनी औकात नहीं थी कि हम पास हो जाए। तीसरी बात, इतने इंटेलिजेंट थे ही नहीं कि यहाँ अंदर घुस जाए। सपने देखा करते थे, जेएनयू, एसआरसीसी, नाम सुना करते थे। और राजस्थान का एक बहुत छोटा सा कस्बा, अब तो थोड़ा बढ़ गया होगा, सिरोही गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, जहाँ मैं पढ़ा करता था, वहाँ से मैंने साइंस में ग्रेजुएशन ली। साइंस का ग्रेजुएट हुआ मैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, लॉ पढ़ी, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, अलग अलग ये तो गया। लेकिन एसआरसीसी, कोई जीवन में मैं कभी नहीं सोच सकता था कि गांवों का कोई लड़का कभी यहाँ एडमिशन ले सकता है। मेरे आसपास के पूरे कई जिले में भी कोई व्यक्ति नहीं था जो एसआरसीसी में जा सके। ये बात मैं कर रहा हूं 1988 की। लेकिन जिंदगी अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एसआरसीसी के फाटक में मैं कभी नहीं घुस पाया एज ए स्टूडेंट, लेकिन आज आया हूं और आज बोलने के लिए आया हूं। तो जिंदगी में आप कब क्या कर लें ये पता नहीं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी मैंने देखी है, वो मैं आपको बता सकता हूं। और कुछ मत कीजिए, ये उम्र है कुछ बदलने की ताकत आप में है और आप कर सकते हैं। मुझे आपकी पीढ़ी पे बहुत भरोसा है, मुझे इस शक्ति पे बहुत भरोसा है, मुझे भारत के इस भविष्य पे बहुत भरोसा है। जब कहा जाता है कि ये पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई है, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं। और मुझे बालकवि बैरागी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आवारा और गुस्ताख नहीं हो सकती। इसलिए आप में ताकत है कि आप बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को बदलिए। बदलना है तो खुद को बदलिए, पाखंड मत रखिए। हमारे देश में पाखंड इतना है जिसके पूछिए मत। माफ कीजिएगा, हिपोक्रेसी, बचपन से हिपोक्रेसी, कि किसी के घर जाओ, कोई पूछे कुछ खाना है तो मना कर दो। क्यों मना कर दो भाई? बचपन से हिपोक्रेसी सिखा दी गई है भाई। आपके घर कोई आए, चाय लेंगे? नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, अच्छा इतनी सी, कभी इतनी आती है? आखिरी पूरी गिलास भर गई है और सुड़क सुड़क के पूरी पीता है वो। फिर क्यों नहीं पीता इतनी सी? क्योंकि बचपन से सिखा दिया जाता है कि तहजीब के दायरे के बाहर है। क्यों भाई, ये पाखंड किस बात का है? हिंदुस्तान में हम इतने पाखंडी है, मेहमान और मेजबान दोनों ही। जब मेहमान आएगा तो मेजबान उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सामने नाश्ते की प्लेट सजाएगा। अगर वो बहुत बढ़िया है तो काजू, दाल, ड्राई फ्रूट सारे। उसके कोई बराबर का है तो चाय के साथ बिस्किट आ जाएंगे। उसके नीचे का आएगा तो पानी पिलाया जाएगा। तो मान लीजिए कोई आ जाता है और चाय वगैरह सब रखे हुए, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए, अब आप पाखंड देखिए। ये कहेगा लीजिए, नहीं 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 लीजिए, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लीजिए, अच्छा, फिर एक उठा के खाता है। किसी दिन नेचुरल होके खा लीजिए। जैसे ही कोई लीजिए वो काजू लेके आप पूरा खा लीजिए। जैसे ही आप जाएंगे ये अपनी पत्नी को आवाज लगाएगी, कल से आया तो काजू मत लाना। क्यों? ये तो खाता है। 250 ग्राम काजू 3 साल से चल रहे थे। इतना पाखंड है हमारे। एक लड़का और लड़की रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, डेट थी, डिनर डेट। गए, अब बैठे हुए उसने पानी का गिलास लाके रखा वेटर ने, तो अचानक पानी के गिलास में कोई कीड़ा था। लड़के ने आप देखा ना था और कीड़े को मसल कर फेंक दिया बाहर उठा के। ओ माय गॉड, हाउ इनसेंसिटिव यू आर, टू मच। हाउ कैन यू डू दैट, सो बैड दिस इज। मेरे से नहीं देखा जाता ये सब कुछ। ऐसे कीड़े को मसल दिया तुमने, उसमें भी जान होती है। वेटर का, मैम आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ, एक तंदूरी चिकन। पाखंड छोड़ दीजिए, हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए, जो है वो स्वीकार कीजिए। नहीं है तो यू शुड नो हाउ टू से नो, यू शुड नो हाउ टू से यस, यू शुड नो व्हाट टू डू। व्हाई टू बी हिपोक्रेट इन द लाइफ? बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। भीतर से बदलाव आएगा तो बाहर सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपके यहां कोई शब्दों का आतंक पैदा करने नहीं आया। बड़े वो तो होते हो, जार्गन्स आते होंगे बिजनेस कॉन्क्लेव्स में। तो मुझे आज तक ये नहीं पता क्रेडिट डेबिट का फर्क क्या होता है। मैं एसआरसीसी में खड़ा हूं, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता टैक्सेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आई जस्ट डू नॉट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। मेरा दिमाग नहीं चलता उसमें, किसी और चीज में चलता है मेरा दिमाग। लेकिन बिजनेस एक अलग चीज है। जैसे एक हमारे वहां बड़ी काम की बात अचानक मुझे याद आ गई। बिजनेस करने के लिए, माफ कीजिएगा, डिग्रीज की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए एक्यूमेन चाहिए, और एक्यूमेन तो आप में है कि आप यहां तक पहुंचे, आप कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली जो आज, और मैं चाहूंगा कि अगली बार ऐसा हो कि श्री राम कॉलेज ने इतने सफल लोग दिए जमाने को, तो मैं सोचूं अगली बार जब मैं आऊं तो आपका नाम भी उस लिस्ट में हो। जैसे अरुण जेटली जी यहाँ रहे, रजत शर्मा यहाँ रहे, राकेश ओम प्रकाश मेहरा यहाँ रहे, तो हम आप लोगों में से कुछ के नाम ले सकें, क्योंकि आप में वो एक्यूमेन है। अब एक्यूमेन कैसा होता है? एक लड़का साइकिल पे थैली में अंडे लेके जा रहा था, अचानक कहीं टकरा गया तो गिर गया और सारे अंडे बिखर गए, फूट गए। अब वो बेचारा परेशान, अरे फूट गए, बाकी सब लोग अरे सब गंदगी करती है, क्या है, ठीक है। तो इतने में बूढ़े चाचा काका जो हैं गांव के, वो निकल के आए भीड़ में से, बोले इस बच्चे को डांट रहे हो यार तुम लोग, किसने अंडे फोड़ दिए, गंदगी कर दी। तुम सोचो तो सही कि ये जाएगा अपनी दुकान पे तो उसका मालिक इसको क्या कहता है, सेल्समैन है, ये तो डिलीवरी बॉय के देने जा रहा था, इसका तनख्वाह से पैसे काट लेगा। तुम इसकी गरीबी का तो सोचो। बेटा मैं तुम्हारे सारे अंडों के तो पैसे नहीं दे सकता, 10 रुपये मेरी तरफ से दे रहा हूँ, तू रख ले। तो बाकी सबको भी दया आई, ऐसे 10-10 रुपये करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उसने टोटल किया, देखा तो अंडों की कीमत से ज्यादा थे। तो भीड़ में से एक आदमी निकल के आया और बोले वाह यार, ये काका नहीं आते तो तेरा क्या होता है, तेरा मालिक तो तेरी ऐसी तैसी कर देता। बोले काका मालिक ही हैं। Business, that is called business, which needs nothing but the acumen. अब इसमें कोई जार्गन शब्दों के मेरे पास नहीं है।
मेरे पास वाक्यों का, अलंकारों का आतंक नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो आके जानकारियों का आतंक पैदा कर देते हैं, और ऐसे में मुझे बड़ा खतरा महसूस होता है। एक बार ओशो बैठे हुए थे, जानकारियों का आतंक कैसे होता है, तो ओशो ने कहा कि आप मुझे ये कहेंगे कि 4 फरवरी 1977 को मैंने क्या नाश्ता किया था, मैं बता सकता हूं। और 13 दिसंबर 78 को मैंने क्या नाश्ता किया था, मैं आपको अभी बता सकता हूं। और हां, 4 मई 79 उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट में क्या कहा था, मैं वो भी बता सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट चेंज ही नहीं करता, मैं वही खाता हूं। कई लोग जानकारियों का आतंक इस तरह से पैदा करते हैं कि हमें लगता है कि ये जानकारी तो ज्ञान है। जानकारी कभी ज्ञान नहीं होती, वो नॉलेज नहीं हो सकती, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक इसी तरह से जब अंग्रेजी लोग बोलते हैं तो अपने को बेहतर समझते हैं, तब मैं लोगों को कहता हूं कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ नॉलेज। वो भाषा है, ज्ञान नहीं है। तो बस पाखंड मत रखिए, भीतर से बदलाव की कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी चीज, अपने ऊपर प्रेशर मत लाइए। अंक कम आने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। 75% आपकी अटेंडेंस है, आपकी शॉर्ट रहती है, फिर भी एग्जाम दे पाते हो ना। कई तो 0 वाले भी हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम में पूरी भीड़ रहेगी, क्लास में देखेंगे, लेकिन खत्म हुए क्या, एग्जाम देने दिए ना, यूनिवर्सिटी ने मना नहीं किया। फिर अगर प्रेशर ले लेते तो, जब अटेंडेंस न होने के बाद भी आप इम्तिहान दे पाए, तो जिंदगी में अंक कम होने के बावजूद भी आप सफल हो पाएंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। उसके लिए प्रेशर मत लाइए अपने आप को। You cannot be jack of all and master of, you have to be master of one, but you can't be jack of all. नई चीज कुछ आती तो नहीं। और एक चीज, दूसरी चीज, अगर कोई चीज नहीं पता स्वीकार कीजिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता ना भाई, हर चीज मुझे बताओ, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अपने ऊपर इतना प्रेशर, हमको अल्बर्ट आइंस्टीन की औलाद है, हम कौन है? हम इंसान है, हम कंप्यूटर नहीं है। हम व्यक्तित्व है, हम किताबें नहीं है। हम आदमी है, हम लाइब्रेरीज नहीं है। हम पे प्रेशर लाके हम जिंदगी के वो क्षण समाप्त कर रहे हैं जो दोबारा लौटकर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई बंद कर दे, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई बंद कर दें, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि खुद पे दबाव डालना बंद कर दीजिए। खुद पे दबाव डाल के आखिर मिलेगा क्या, हम पाएंगे क्या? और देखिए, खुद पे दबाव डालने से सब कुछ हो जाता तो देश का हर बच्चा एसआरसीसी में होता। सिर्फ आप ही लोग क्यों हैं? कुछ तो अलग है ना आप में कुछ समझ अलग है, कुछ सोच अलग है, कुछ बुद्धिमत्ता अलग है, कुछ विश्वास अलग है। मैं कोटा से जब खबरें आती है बच्चों की आत्महत्या की, मैं सबसे ज्यादा द्रवित और व्यथित हो जाता हूं। ये जो पीयर प्रेशर है ना, इससे जरा बाहर निकल आइए, प्रेशर मत लीजिए। फोर्ड कार कंपनी के मालिक एक बार ओक ब्रुक शिकागो में एक होटल में खड़े थे, ऊपर उन्हें फूलों की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने कहा कि भाई फूल कहाँ से लाऊं, तो उन्होंने खिड़की के नीचे नजर डाली तो पटरी के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ था, तो उसके पास फूल पड़े हुए थे, फूल बेचने वाला था। उसने आवाज वहां से तो इतनी जा नहीं सकती, उन्होंने कहा मैं चला जाता हूँ। तो ये गए और इन्होंने उसे जगाया कि भाई मुझे फूल चाहिए। हर सक्सेसफुल आदमी इनक्विजिटिव जरूर होता है, लाइफ में सवाल जरूर करता है। तो फोर्ड ने उनसे पूछा कि यार ये तो मैंने ऊपर से तुम्हें देख लिया, देखो प्रेशर नहीं लेने का उदाहरण बता रहा हूं आपको जीवन का, तो ये तो मैंने तुम्हें ऊपर से देख लिया, तुम फूल बेच रहे हो। अगर मुझे नजर नहीं आते तो मुझे कैसे पता चलता फूल बेच रहे हो? हाँ, तो बोले क्या करना है बोलो ना आप। बोले तुम चिल्लाते क्यों नहीं, फूल खरीद लो, फूल खरीद लो, फूल खरीद लो। अब वो उकताया हुआ सा आदमी बोले हाँ ठीक है, बोलो चिल्ला लिया, अब क्या होगा? बोले होगा क्या, जैसे मैं एक ग्राहक आया हूं, आवाज सुन के 4-5 ग्राहक आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। बोले हाँ 10 आ गए, फिर क्या? बोले फिर क्या, तुम्हारे फूल खरीदेंगे? हाँ खरीद लिए, फिर क्या? बोले सारे फूल बिक जाएंगे। हाँ बिक गए, आगे तो बोलो। बोले भाई सारे फूल बिक जाएंगे, तुम महीने दिन के $5 कमाते हो, $100 कमाओगे। बोले कमा लिए, फिर? बोले महीने के $3000 कमा लोगे तो पटरी पे बैठो छोटी मोटी दुकान खड़ी कर दोगे। बोले वो भी बन गई, फिर क्या?
बोले फिर दुकान से सेल बढ़ेगी, तुम्हारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाएगा। हाँ बन गया। बोले और? बोले तुम्हारे पूरे अमेरिका में तुम्हारे चेन्स होंगी। हाँ हाँ। बोले सब जगह बन गई, अब क्या? बोले तुम्हारे पास लाखों डॉलर होंगे। बोले हाँ हो गए। फिर? बोले फिर आराम करना। बोले वही कर रहा हूं। एक तो इस तरह के लोग हैं जिन्हें कोई प्रेशर नहीं लेना। मैं आपको यह बनने का नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि खुद पे दबाव मत डालिए। सपनों का बोझ इतना नहीं होना चाहिए कि उससे वर्तमान टूट जाए। खुद से कमिटमेंट जरूर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा कमिटमेंट एक 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 सर्कस कंपनी में एक आदमी है, बोले साहब आपके यहाँ तरह तरह के खेल होते हैं, मेरे पास एक छोटा कुत्ता है जो पियानो बजाता है, देखना है आपको? बोले हाँ यार ये तो बड़ा कमाल की चीज है, दिखाओ। तो देखा पियानो बजा रहे, वाह वाह। तो अपने ड्राइंग रूम में ले गया, सब पूरे सबको बुलाया और बिठाया। वो कुत्ता छोटा पियानो बजा रहा था, इतने में एक बड़ा कुत्ता आया, उसे गर्दन से उठा के ले गया। तो बोले ये क्या? ये बोले इसकी माँ ऐसे डॉक्टर बनाना चाहती है। पीयर प्रेशर। वो व्यक्ति जो वो कर रहा है, जो करने के काबिल नहीं है, उसमें भी उनको वो चाहिए जो बिल्कुल संभव नहीं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। दुनिया में हर व्यक्ति को हर चीज पता हो, यह संभव नहीं है। आई हैव अ राइट टू नो, बट आई डोंट हैव अ राइट टू नो एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। आई हैव अ राइट नॉट टू नो एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। मुझे अधिकार है कि मुझे दुनिया में कोई चीजें पता न हो। भाई हो सकता है मुझे ये पता हो, एक संस्कृत का जो विद्यार्थी है शायद वो जानता हो कि शैले शैले माणिक्य मोक्तिकम न गजे गजे क्या होता है, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन शायद उसको ये पता नहीं हो कि जीएसटी में 18% का डिडक्शन किस तरह से किया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जानता है कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस किस तरह से कर रहा है, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं हो कि गजल में रदीफ क्या होता है और काफिया क्या होता है। एक ज्योग्राफी वाला ये जानता हो कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब क्यों हो जाते हैं, लेकिन शायद उसे ये पता ना हो कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया होगा। एक हिस्ट्री पढ़ने वाला शायद ये बहुत अच्छी तरह से जानता हो कि भाई इब्राहिम लोदी का आगमन कब हुआ था, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं हो कि नज्म और गजल में क्या फर्क होता है। एक साहित्य पढ़ने वाला आदमी शायद जानता हो कि असदुल्ला खां गालिब हैं, उनको मिर्जा गालिब कहा जाता है, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं हो कि ब्यूरेट और पिपेट किस तरह से काम करती है। केमिस्ट्री वाला शायद ये जानता हो कि मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, मिथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं हो कि अलंकार यमक क्या होता है और अलंकार अनुप्रास क्या हुआ करता है। हिंदी पढ़ने वाला शायद ये जानता है। हर आदमी को हर चीज पता हो संभव नहीं है ना। हम पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? हमारी क्षमताओं को पहचानिए। यस यू कैन डू इट, इफ यू विश यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट जो 3 चीजें याद रखिए मेरी, जो मैं कह के जा रहा हूं, डोंट बी हिपोक्रेट, राइट? बी गुड टू योरसेल्फ, चेंज फ्रॉम विद इन एंड डोंट पुट अ प्रेशर ऑन यू, राइट? हम इतने हिपोक्रेट हैं, जमाने मुझे कहने दीजिए, हमने हमारे जमाने में जितने टैबूज थे खत्म कीजिए। शराब टैबू नहीं रहा, लड़का लड़की का मिलना टैबू नहीं रहा। हम यूं तो बड़े आधुनिक हो गए कि टैबू, आज भी घर में कोई दूसरी जाति का आदमी आ जाता है तो कप अलग रखते हैं हम लोग। हम वहां क्यों नहीं बदले? जहां बदलने की जरूरत है वहां हम नहीं बदलते, और हम उन चीजों में बदल रहे हैं जहां बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है। एक छोटी सी बात कहता हूं, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे मां बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है। हमें जहां बदलना चाहिए वहां हम नहीं बदल रहे हैं, और जो चीजें हमें नहीं बदलनी चाहिए वो हम बदल रहे हैं। तो खुद पे प्रेशर मत डालिए मित्रों, और खुल के जिए। कोई कहे ना कि ये कोई उम्र है क्या लड़कियों के चक्कर में पड़ने की, तो को फिर कौन सी उम्र है मुझे बताओ। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा बागी हूं भाई। ये उम्र आखिर आती कब है?
जब 8वीं क्लास में थे हम, तब पिताजी की पिटाई खाई। ये कोई उम्र है? 10वीं क्लास में आए, तुम्हारा बोर्ड है, ये कोई उम्र है? बीएससी में ग्रेजुएट हो जाओ, ये कोई उम्र है? बाहर निकले कोई नौकरी कर लो, ये कोई उम्र है? और अब तो उम्र वैसे भी नहीं रही। ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दुनिया में कुतर्क बहुत सारे हैं। आपको हर चीज के बदले में कोई ना कोई ऐसा तर्क दे दिया जाएगा जो आपके गले कभी नहीं उतरेगा। लेकिन यदि आप लॉजिकल हैं, आप सच्चे हैं, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपनी राह बना लेंगे। ये बहुत आवश्यक है। और आप श्री राम कॉलेज के ब्रिलियंट लोग हैं, तो आप तो कमाल करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कमाल होना भी चाहिए, क्योंकि आपसे उम्मीद है इस देश को। और ये देश आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हम इस दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी इस देश में रहती है। और आपका कॉलेज तो खैर कैंपस कमाल का है ही। यहाँ जो लोग आते हैं, वो यहाँ जो बोलने आते हैं, मुझे पता चला वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज मैं भी सोचता हूँ कि आपने मुझे बोलने बुलाया है, तो शायद ज़िंदगी में मैंने कुछ ठीक ठाक किया होगा, शायद इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे बड़ी आके खुशी इसलिए मिली कि मैं बिल्कुल गांव का लड़का हूँ, नितांत गांव का लड़का हूँ। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। 6ठी क्लास में मैंने ABCD सीखी। मुझे 10वीं तक ये पता नहीं था कि लेदर और चमड़ा एक ही चीज़ होती है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं कतई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता होता तो नहीं पता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती तो नहीं पता होती, जो नई पीढ़ी हमें सिखाती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नई पीढ़ी को सिखा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा, एक दूसरे पे विश्वास करना होगा। अपने आप से पहले वाली पीढ़ी पे ट्रस्ट कीजिए। उनके पास आपकी तरह तकनीकें नहीं हैं, लेकिन उनके पास अनुभव है। और उन्हें यह मानना होगा कि उनके पास अनुभव है, लेकिन आपकी तरह उनके पास तकनीकें नहीं है। वो आपकी तरह फास्ट नहीं है, आपकी तरह तेज़ नहीं है। मैं आज भी लैपटॉप पे टाइप नहीं करता, कभी नहीं। मुझे पेन चाहिए। अभी देखिए कागज़ पड़ा, मैं भाषण के लिए मैं ऐसे कुछ लिख रहा था रास्ते में, तो ये फ्लाइट में ये पेन और कागज़ मैं ऐसे ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे टाइप नहीं कर सकता। मैं लैपटॉप पे पढ़ भी नहीं सकता। किसी ने मुझसे पूछा कि आप लैपटॉप पे क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने कहा क्योंकि मैं उसे सीने पर रख के सो नहीं सकता। किताबों को मैं सीने पर रख के सोता हूँ। मैं तकनीक में आपसे पीछे हूं, मेरी पूरी पीढ़ी तकनीक में आपसे पीछे है, लेकिन हमारे पास कागज की गंध है, हमारे पास अनुभवों की खुशबू है, हमारे पास जिंदगी का वो रास्ता है जो हम चल के यहाँ तक आए हैं। अब इसमें हम सफल हुए या नहीं हुए मुझे नहीं मालूम। सफलता की परिभाषा किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। आपको कोई कहे कि लता जी की तान को परिभाषित कीजिए, संभव नहीं है। आपको कहे कि जाकिर जी की थाप को परिभाषित कीजिए, संभव नहीं है। आपको कहे कि विराट कोहली के लॉफ्टेड ड्राइव को आप परिभाषित कीजिए, संभव नहीं है। आपको कोई कहे कि मिताली राज की आप बल्लेबाजी को परिभाषित कीजिए, तो संभव नहीं है। आपको कोई कहे कि बच्चन साहब की आंखों को परिभाषित कर दीजिए, संभव नहीं है। सफलता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सफलता सफलता है, वैयक्तिक है, सब्जेक्टिव है। बस एक कमिटमेंट होना चाहिए। आखिर में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, उसके बाद आप जो चाहे सवाल मुझसे कर सकते हैं, जैसा भी। फ्लोर इज ओपन, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। आपकी कमेटी ने कोई सवाल लिख के दिए हो तो फाड़ दीजिए, जो पूछना है पूछिए। तो बहुत एक छोटी सी कहानी। बहुत साल पहले मैं रोटरी फाउंडेशन की ओर से अमेरिका के आर्कांसास स्टेट में एज ए कल्चरल एम्बेसडर था, उनकी GSC टीम का मेंबर। तो मैं अमेरिकन के घरों में रुकता था। ये बात है 97-98 की, उस जमाने की बात है। तो वहां एक जगह हॉट स्प्रिंग्स, आर्कांसास स्टेट में, उसके पास एक जगह ब्लाइथविल, बहुत छोटा सा कस्बा गांव। मैं उस ब्लाइथविल में गया सर। मैंने वहां एक फोटो देखा और मुझे फोटो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो एज ए राइटर, एज ए पोएट मैं उसे उठा लाया। फोटो था एक 12 साल का स्काउट। आप स्काउट समझते हैं, जो स्काउट गाइड हमारे स्कूल में स्काउट्स हुआ करते थे, यहां भी मैं भी एक स्काउट था। एक स्काउट जॉन F कैनेडी तत्कालीन राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। ब्यूटीफुल पिक्चर इट वॉज। तो एज ए राइटर मुझे लगा कि यार ये तस्वीर कितनी कमाल की, एक बच्चा राष्ट्रपति से हाथ मिला रहा है, उसके मन में कितना बड़ा भाव
आया होगा, क्या रहा होगा, कितना खूबसूरत भाव रहा होगा। तो मुझे लगा इसके पीछे कुछ कहानी होनी चाहिए, तो एक कहानी मेरे दिमाग में उपजी। वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि कमिटमेंट इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उस लड़के का नाम था विलियम जेफरसन। William Jefferson was having a shake hand with John F. Kennedy, one of the most popular presidents of America, and amongst all presidents, until today. See, if you shake hands with president of the country, that's a pride. If you meet, that's an honor. And that time, a 12 years old boy was having a handshake with John F. Kennedy. So I thought, what would have happened? आखिर में ऐसा कुछ तो हुआ होगा, वहां क्या हुआ होगा? I just thought that when he was shaking hands with the President of America, so President of America asked, my dear young man, how do you feel? So he said, sir, I feel as a future President of America is shaking hands with the current President of America. And that William Jefferson Clinton became President of that country twice. That commitment, if you have, that's there. But commitment should never jump into the line of overconfidence. Your confidence should never turn into arrogance. Your knowledge should never make you snob. Your marks should never make you aloof than the others. You're just part of everyone. You can't be a team. You have to have a team with you, right? लोगों के साथ काम कीजिए, लोगों के साथ मिलकर रहिए, हंसिए खूब, लेकिन लोगों के साथ हंसिए, लोगों पर मत हंसिए। जिंदगी जब लोगों के साथ हंसेंगे तो उसका आनंद रहेगा। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, और जिंदगी जो है ना उसका कमाल ही अलग है। तो 4 लाइनें सुना देता हूँ, उसके बाद आप अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक ज़माने में मैंने कहा था मेरी ज़िंदगी क्या थी, मैं बताता हूँ, जो यहाँ से लेकर आज तक यहाँ खड़ा हूँ, कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। मैंने किया है, बहुत किया है। हैंडपंप पे पानी भरने जाया करता था, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, अरे भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। It was good fun, guys. It was good fun listening from the backstage. One day I want to be invited to SRCC so I can just sit here where you're sitting, ma'am. But with that, we will be taking the audience Q&A now. If you got a question, raise your hand. Clearly, as you were, wow. Okay, we'll take your question. Go for it. Bharat, by the way, ladies and gentlemen, one of the organizers of the event. We cannot say no to his question. I can answer from there. Are please? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिजनेस कॉन्क्लेव में आने के लिए, पूरी टीम बहुत ज़्यादा। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Yes, sir, thank you so मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप सुभाष सोमानी मुंबई में जो है शेमारू टीवी के बिजनेस हेड, उसको थैंक्स कहिए जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं यहाँ पहुंचूं और मैं आ गया। सर सबसे पहले तो मतलब जो इम्पैक्ट आपने हमारी सबकी बचपन पे रखा है, मतलब हर दिन चाहे अपना चेहरा ना देखें लेकिन रात को 8:30 बजे आपका चेहरा जरूर देखते थे पूरा बचपन। तो थैंक यू उसके लिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। सर मेरा सवाल नहीं, मेरी एक गुजारिश है। मतलब हम जानते हैं आप एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, मतलब आपको देखा हमने एक्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा, आपने जो लिखा है वो हमने बहुत सुना है, आपके मुंह से सुना है, लेकिन सर हमें ये जानकारी मिली कि आप गाते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपके मुंह से 2 लाइनें अगर आप सुना सकें। अरे यार ये तो सवाल नहीं है, तो सर प्लीज ये तो तुम्हारी आरज़ू में बढ़ती जा रही है।
नाम क्या है तुम्हारा? सर भरत। भरत। भाई मुझे अच्छा गाता हूं ये तो नहीं पता, लेकिन यही एक काम है जो मैं बिना पैसे करता हूं। तो जरा दिस इज हेलो, इज इट वर्किंग? हाँ सर। आ रही है आवाज? नहीं मुझे नहीं आ रहा। मुझे Can you please increase the bass and the volume of this mic, Hello. please? Thank you. Thank you. नहीं, हाँ ये ठीक है। मैं आज ये कई होते ना जो सचमुच गाते हैं, तो आज मेरा गला खराब है। तो मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, आज सचमुच मेरा गला खराब है। मैं लगातार कल और परसों मैंने 8 एपिसोड शूट किए, एंड आई स्लेप्ट दिस मॉर्निंग एट 6 o'clock एंड जस्ट गॉट अप एंड टुक अ फ्लाइट। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा नाम क्या है? भरत। तो तुमने कहा है भरत, इसलिए 2 लाइनें सुना देता हूं। आप नई पीढ़ी के लोग हैं, मुझे गाने सब पुराने ही याद रहते हैं, इसलिए शोलों पे चलना था, घाटों पे सोना था, और अभी इस जग में किस्मत पे रोना था। जाने से कितने बाकी छोड़ के काम हो, मैं चला, मैं शायर बदनाम। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम हो। मैं चला, मैं शायर बदनाम। सवाल पूछो यार, ये क्या गाना है? इधर माइक दीजिए। हेलो सर, मैं हर्षिता लोहानी। जी मैं हर्षिता। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। थोड़ा नर्वसनेस है। ये एसी ऑन किया तो बंद करा दो, इससे आवाज ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। अचानक ये एकदम क्या हुआ है? हाँ बेटर, थैंक यू सर मैं खुद हर्षिता लोहानी, मैं एजुकेशन से ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने 2017 में दयाल सिंह से इंग्लिश ऑनर्स किया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे डैड एक छोटा विद्यालय चलाते हैं नोएडा सेक्टर 62 में जी। और ये स्कूल ऐसा है कि बिल्कुल ए ग्रेड रियान इंटरनेशनल, डीएवी, हिलवर्ड, सेंट मेरीज जितना नहीं है, और ना ही ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ना वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं और ना ही वो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं। जी। एक सवाल मैंने अपने डैड से पूछा, उन्होंने ही स्टार्ट किया। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल 100 गज में उन्होंने शुरू किया था, अपना लॉर्ड शिवा मॉडर्न स्कूल, और उसके बाद फिर मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा। 20 साल उन्होंने जॉब किया सर, और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बस बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ कि फेडअप हो गई कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है। उन्होंने खुद अपना काम करना बेहतर समझा। 100 गज की ज़मीन पे जहाँ हमने रहने के लिए सोचा था, वहीं उन्होंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। और वो इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से आई। वो पहले ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी,
फिर उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना जॉब छोड़ के कुछ सेविंग्स रख के अपना विद्यालय चालू किया। जी। काफ़ी टाइम लगा और आज उसमें अप्रॉक्स 1000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका फिर दूसरा ब्रांच खुला 2017 के बाद। मैंने भी काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स में मैं बैठी, 1 साल मैंने काम भी किया, लेकिन घूम फिर के मुझे अपना काम और फैमिली बिजनेस और अपने पापा का सपोर्ट करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि जो मेहनत मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ वो मैं अपने लिए क्यों नहीं करूँ। जी। आज उसका दूसरा ब्रांच खुला है सर, जस्ट 1 महीने पहले प्ले बधाई। स्कूल खुला और फिर अपना मेरा कोचिंग चलता है। एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि पापा इतना डेडिकेशन क्यों और कैसे? और हम लोग तारक मेहता रेगुलरली देखते हैं सर, ठीक है, आपके पास पैशन भी है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ है आपके पास, और एक ही शो से इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहना सर, ऐसा डेडिकेशन कैसे आता है? क्योंकि आप ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। मजबूरी। मजबूरी नहीं सर, आप इतना नाम कमा चुके हैं सब कुछ, लेकिन ये डेडिकेशन कैसे? दाल रोटी चलानी है हर्षिता। देखिए, Still. दुनिया में 2 ही चीजें होती है, जी जी जी। या तो वो काम कीजिए जिससे आपको मोहब्बत हो, वरना अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। सही बात। और ये मैं इसे डेडिकेशन, स्ट्रगल, ये मुझे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं। मैंने जीवन में इनका कभी प्रयोग नहीं किया। मैं एक कवि हूँ, मैं कलाकार हूँ और मेरी शिराओं में कविता बहती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं। और उसमें डेडिकेशन क्या, मेरा अपना काम है, मैं कर रहा हूँ। और हमेशा ये मानिए, ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उस काम से अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपना रास्ता ढूंढ के आ जाएगा कहीं से भी। दुनिया में कोई पैसा ऐसा नहीं है जो आपके पास आना चाहे तो आप उसे रोक लें, और कोई पैसा ऐसा नहीं है जो आपके पास ना आना चाहे तो आप उसे बुला लें। आप तो काम से मोहब्बत कीजिए और कुछ मत कीजिए। अगर काम से मोहब्बत करना शुरू नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कुंठित हो जाएंगे। और जैसा कि इस देश में होता है, सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा आदमी, यार कहाँ फंस गया यार। जिसे मिठाई की दुकान खोलनी होती है वो क्लार्क बन जाता है, जो पुलिस विभाग में जाना चाहता था वो स्टेशनरी की दुकान पे बैठ रहा है, जो किताबें बेच रहा है वो सोचता था कि मैं तो डॉक्टर बन जाऊं, जो डॉक्टर बन गया वो सोचता था मैं गायक बन जाऊं। दुनिया में हर व्यक्ति जो बनना चाहता है वो नहीं बनता, क्योंकि उस वक्त उसमें वो हिम्मत नहीं होती। हम आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं, हम सारे ही लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा, या तो वो काम कीजिए जिससे आपको मोहब्बत हो, वरना काम से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। तीसरा कोई रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू मेरी जान। सर, आज तक ऐसी कोई रात या ऐसा कोई मील नहीं है जो बिना तारक मेहता की शुरू हो जाए और आपकी ये आवाज खत्म हो जाए। आपका यहाँ पे मतलब बैठना बहुत बड़ी बात है। तो अब 1 साल से क्या कर रहे हो यार? मैंने तो 1 साल से तो छोड़ दिया। सर, पुराने एपिसोड आज भी चलते हैं। नए कोई देखता ही नहीं अब। सर, YouTube हिस्ट्री चेक कर अच्छा, तो पुराने पे ही। ओके। इस पे मैं क्या कहूँ जी। इतनी देर देखने के बाद इस शो को, you are, were and will always be irreplaceable in that show. थैंक यू। सर, एक चीज जो उस शो को देख के आपके बारे में जब जस्ट वो होती है, डेमोन्स्ट्रेट होती है, जो है आपकी और दिलीप सर की दोस्ती जो शो में दिखाई गई। सर, आज भी अगर किसी दोस्त को, मतलब मेरे तो बहुत कम ऐसे 2-3 दोस्त हैं जो शुरू से लेके अब तक मेरे साथ, जी। और उनको अगर आज भी फ्रेंडशिप डे का विश करना हो तो आपकी और उनकी फोटो भेज दो, निकल। शुक्रिया। ठीक है सर। शुक्रिया। सर, whether it be दिलीप सर और anyone else in your life, जो आपका दोस्त है, जो बहुत देर से लेके अब तक आपके साथ है, मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ फ्रेंडशिप इन इंडिया। अच्छा, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई दोस्त जो अब तक मेरे साथ हो? ऐसा इसके बारे में आपका मतलब क्या कहना है कि बिकॉज यू आर द फेस ऑफ फ्रेंडशिप इन इंडिया। देखिए, मेरे बारे में मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो ऑथर हैं बहुत बड़ी और हेड ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उनकी 11 किताबें आ चुकी है और मेरी गुरु भी है बहुत मामले में। वो अक्सर मुझसे कहती है कि आपके साथ जिंदगी में पत्नी बन के नहीं होना चाहिए, भाई बन के नहीं होना चाहिए, दोस्त आपके साथ जो भी होना चाहिए सिर्फ दोस्त बन के होना चाहिए।
सिर्फ इसलिए कि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर किसी को जरूरत हुई तो और कोई होगा ना होगा, मैं जरूर होऊंगा। और दोस्ती कैसे साथ चलती है, मैं इसका उदाहरण आपको यही देता हूं इसी हॉल में। इससे ज्यादा लाइव में आपको एग्जांपल दे नहीं सकता। इस पहली रो के कोने पे वो ब्लू टी शर्ट पहन के बैठा हुआ एक लड़का बैठा हुआ है, वो जो ब्लू टी शर्ट पहन के बैठा है यहाँ पे, ये पहली रो में। आपने सवाल किया, ये 7वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था सिरोही में, इन 7th, राइट, एंड दैट वाज सन 81, 1981। इट इज 2023। मैं कितना ही बिजी हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं इसे फोन करता हूं कि आजा मिल रहे, और मैं इसे हफ्ते में 3 बार जरूर बुलाता ही हूं मिलने के लिए। मैं चला जाता हूं, मैं हाईवे पे खड़ा होकर इंतजार करता हूं। ऐसा सुना है कि लाखों लोग मेरा इंतजार करते हैं, पर मैं मेरे दोस्त का इंतजार करता हूं खड़े होकर। तो ये बहुत सिंपल चीज है। और जितने मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी जो लोग हैं मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों से बढ़कर कुछ नहीं। सर, इस सेशन के बाद आपके साथ फोटो चाहिए। इस सेशन के बाद मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ, सवाल पूछ लो जल्दी जल्दी, सवाल पूछ। यस मैम, उधर से। हाँ, वो दोनों तुम दोनों खड़े हो जाओ जल्दी। अच्छा, ये पहले इन्होंने ले लिया भाई। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ पहले तो। थैंक और यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी सेशंस, आपकी जितने भी बातें यूट्यूब से मैंने सुनी है, वो सब बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। शुक्रिया। तो आज आपने जैसे ज़िंदगी के ऊपर बातें की, और आज सुबह से जितने भी स्पीकर्स आए, हमने उनमें फूड सिक्योरिटी या फिर वैसी सारी बातें की कि खाना कितना ज़रूरी है किसी इंसान के लिए। और मैं थोड़ा सा ऐसे, मेरी कोई गुजारिश नहीं है, ना ही ज़्यादा सवाल है, मैं बस कुछ सुनाना चाहूँगी। जी। मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि मैम जब थोड़ा सा फटाफट कर लें क्योंकि मेरी फ्लाइट निकल जाएगी वरना। ओके सर।